हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। विषय विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 12 पादप में जनन। जनन की हमने दो विधियां देखी, एक है लिंगी जनन और दूसरा है अलिंगी जनन। अलैंगिक जनन में हमने देखा कि पादपों में जो जनन होता है वो बीजों के बगैर होता है। ठीक है, मतलब बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं जनन नए पादप। ठीक है, तो उसमें हमने कौन कौन से देखे थे। एक तो कायिक प्रवर्धन है, फिर हमने देखा मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या है? तो हमें पता है कि बीज द्वारा जो नए पादप उगाए जाते हैं उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन वो बीज कैसे उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि पुष्प जो होते हैं वह पादप के जनन अंग होते हैं, जिनमें हमने पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग के बारे में पढ़ा था। क्रियाकलाप 12.4 में आप देखो तो सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए। सरसों आपने देखा होगा, आपके गांव जाते वक्त खेतों में होता है पीले फूल वाला सरसों। गुड़हल जो होता है वो तो हम देखते ही रहते हैं, ठीक है, हमारे घर पे भी उगाते हैं। पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए, अलग अलग करो, और उसमें से पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब देखिए, कोई पुष्प ऐसा होता है कि जिनमें सिर्फ पुंकेसर होता है, और या तो फिर कोई ऐसा पुष्प होता है कि जिसमें सिर्फ मादा जननांग होते हैं, मतलब स्त्री केसर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे धतूरा का फूल देख लो, आपके आसपास, हमारे आसपास बहुत सारे उगते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो धतूरे के किसी फूल को ले लो और उनमें उनका पृथक करो, तो आप पाएंगे कि उनमें एक पुंकेसर होता है और 4 या 5 स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरा, मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों है, गुलाब है और पिटूनिया के पौधे जो होते हैं उनमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, मतलब द्विलिंगी पुष्प यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसमें आप पुंकेसर को देख सकते हो, स्त्री केसर को देख सकते हो, ये हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। ठीक है, तो पुंकेसर जो होता है ये रहा, उसमें पराग कोश होता है और तंतु होता है। ठीक है, और यहाँ पर वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और बीज अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर अगर हम काट के देखें तो उसमें बीजांड होते हैं, अंडे, बीजांड। ठीक है, नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं। मतलब अगर हम देखें तो कोई एक पादप ले लो, कोई भी, गुलाब का या फिर पिटूनिया का, या फिर आपके आसपास उगने वाले कोई भी, जैसे इमली। ठीक है, तो यहाँ पर फूल उगते हैं, तो ये फूल है जैसे, ठीक है, ये फूल है, तो इनमें केवल स्त्री केसर, एक फूल में केवल स्त्री केसर होगा, दूसरे में केवल पुंकेसर होगा। ऐसा भी हो सकता है, एक ही पादप पर दो अलग अलग फूलों में या तो सिर्फ पुंकेसर होगा या फिर सिर्फ स्त्री केसर होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? हमने अभी अभी देखा परागकोश और तंतु को। ठीक है,
पहचान सकते हैं। ऐसा ही होता है, मैंने देखा है। परागकोश में परागकण होते हैं। अब जो परागकोश होता है उस पर परागकण होते हैं। अगर हम फूलों को छुए ना, गुलाब के बीच में वो जो पीला पीला होता है, तो आपने देखा तो होगा ही, है ना। तो वो क्या होता है, वो उनको परागकण कहते हैं। किसी भी फूल के बीच आप छुओ और आपके हाथों में पीला पीला कुछ लग जाता है, तो वो क्या होता है, परागकण कहते हैं, जो नर युग्मक को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। 3 चीज़ होती है स्त्री केसर में। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये बीजांड है। आप देखोगे कि यहाँ कितने सारे बीजांड है, देखो आप। तो इस तरह से या तो फिर एक ही हो बीजांड हो सकता है या फिर उससे अधिक हो सकता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों की युग्मन से युग्मनज बनता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और जो मादा होती है उनके युग्मकों के युग्मन से, मतलब जब वह दो मिलते हैं तब युग्मनज बनता है। परागण क्या है? बूझो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। जैसे हमने ये पढ़ा कि अलग अलग पादपों पर या स्त्री केसर होती है या पुंकेसर होता है, या एक ही पौधे पर स्त्री केसर होता है या पुंकेसर होता है। ठीक है, एक फूल में स्त्री केसर पाए जाते हैं, दूसरे में पुंकेसर पाया जाता है। तो ये जो परागकण है वह किस प्रकार स्त्री केसर तक पहुंचता है। स्त्री केसर तक पहुंचेगा तभी तो उनका मिलन होगा और युग्मक बनेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से परागकण वहाँ तक पहुँचता है। तो सामान्य परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। मतलब जो धूप धूप गिरती है फूलों पर तो उससे वह सूख नहीं जाता। ठीक है, क्यों? तो उस पर एक रक्षणात्मक कवच होता है जिससे वह सूखने से बचता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाए जा सकते हैं। जैसे फूलों पर जो पवन 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 की लहरें आती है तो वो लहरों से परागकण उड़ जाते हैं हवा में, या फिर वह नीचे गिर जाते हैं तो वह अगर पानी में मिल जाते हैं तो वह पानी में बहकर भी दूर तक जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ जो होती है वो पॉलिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मधुमक्खियाँ जब फूलों पर बैठती है उनका रस चूसने के लिए, तब उसके पैरों पे क्या होता है, छोटे छोटे केश होते हैं, बाल। ठीक है, तो वो होते हैं जिस पर वो ये परागकण जो होता है, जो पीला पीला सा भाग होता है वो चिपक जाता है। फिर वहाँ से मधुमक्खी उड़ जाती है, पुंकेसर पर से मधुमक्खी उड़ जाती है और दूसरे फूलों पर बैठ जाती है जिसमें स्त्री केसर हो। तो वहाँ पर क्या होता है, वर्तिका पर बैठती है। वो कहाँ पर बैठती है, वर्तिकाग्र पर बैठती है। तो जब वर्तिकाग्र पर बैठती है तो यहाँ पर पुंकेसर, जहाँ से परागकण वो अपने पैरों में ले आती है, वह पुंकेसर वर्तिकाग्र पर बैठने से क्या होता है, नीचे की ओर जाता है, अंडाशय तक पहुँच जाता है। और वहाँ पर ये जो पुंकेसर है, ये जो रज है, कण है, वो अंडाशय में जाकर स्त्री केसर से मिलता है। ठीक है, आगे देखो। परागकणों को परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ये परागण क्या है, परागण क्या है? तो परागकणों का मतलब जो वो पीला पीला होता है उसे परागकण कहते हैं, पुंकेसर के ऊपर। ठीक है, परागकणों का परागकोश से, परागकोश पर जो पीला भाग होता है उनको क्या कहा जाता है, परागकण। तो परागकणों का परागकोश से
पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। मतलब वो जो परागकण के ऊपर परागकोश के ऊपर जो परागकण थे वो उड़कर कहाँ पर चले गए? वर्तिकाग्र पर। जो स्थानांतरण होता है उन्हें परागण कहते हैं। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब धतूरे का फूल देखो, धतूरे का फूल में एक साथ लंबी लंबी डालियां जैसी अंदर होती है फूलों के बीच में, उनमें चार या 5 स्त्रीकेसर होता है और एक परागकोश होता है। तो परागकोश वहीं के वहीं पराग वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, क्योंकि एक ही फूल में पुंकेसर भी मौजूद है और स्त्रीकेसर भी मौजूद है, तो वो वहीं के वहीं गिर जाता है, तो वह स्वपरागण कहते हैं उसे। जब इस तरह से देखो, ये हमारा परागकोश है, परागकोश से उड़ा एक कीटक परागरज को लेकर और वर्तिकाग्र पर बैठा, तो वहाँ से कहाँ जाएगा? वो नीचे की ओर गति करेगा। यहाँ पर देखो, यहीं पर पुष्प पर परागकण है, यहाँ से उठकर यहीं पर वर्तिकाग्र है, मतलब स्त्रीकेसर उसी फूल में मौजूद है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और फूल में से उड़कर परागकण दूसरे फूल पे जाके वर्तिकाग्र पर बैठता है तो वह परपरागण कहलाता है। पुष्प के पर परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। अब निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन मतलब फलितांड। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा, मतलब संयोग द्वारा, दोनों जब मिलते हैं उनके मिलन द्वारा, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से परागकोश उड़ा और वर्तिकाग्र पर बैठा। किसी तरह से पवन द्वारा बैठ सकता है, हवा द्वारा बैठ सकता है, या फिर मक्खी मतलब कीटकों द्वारा बैठ सकता है, पतंगे द्वारा बैठ सकता है। मतलब यहाँ से किसी भी तरह से वो वर्तिकाग्र पर बैठा तो तुरंत ही वो नीचे की ओर गति करता है। वो हम इस आकृति में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंकुरित होता परागकण, परागकण यहाँ पर बैठा, ये वर्तिकाग्र है स्त्रीकेसर का। ठीक है, यहाँ से वह नीचे की ओर इस तरह से पराग नलिका द्वारा नीचे की ओर आया और यह उनका मिलन हुआ। ठीक है, यहाँ पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिला और उनके मिलने से क्या होता है? निषेचन होता है और एक नए युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ये बहुत समझना पड़ेगा, बहुत ही गहरी बातें हैं, लेकिन ये समझो तो आपको आ जाएगा। युग्मनज का निर्माण मतलब एक भ्रूण का निर्माण, एक बच्चा पैदा होता है जो फल के रूप में विकसित होता है। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। मतलब जो पादप होते हैं वह भी हमारी तरह ही विकास करते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, नीचे का जो भाग होता है जहाँ पर अंडाशय आया हुआ होता है, जो फूल जो होती है ना, वो डाली से जहाँ पर लगी हुई होती है वहाँ पर अंडाशय होता है, तो बाकी के जो पंखुड़ियाँ वो सब गिर जाती है, जबकि फूलों वाला जो भाग था नीचे वाला वो फल में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। जब परिपक्व हो जाता है वो बच्चा या युग्मनज, तो वह फल के रूप में विकसित हो जाता है।
बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीजांड कहाँ पर था, आपने देखा यहाँ पर। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, हम ये अगले वीडियो में वापस से देखेंगे। ठीक है, यहीं से फल और बीज का विकास। ठीक है, जय हिंद।